तो दोस्तों कैसे हैं आप लोग। हमारी हायर की जो तैयारी चल रही है उसमें यूनिट वाइज मैं एमसीक्यू लेके चल रहा हूँ। तो आज हमारा जो यूनिट नंबर 2 जिसमें पुरातत्व का परिचय है, पुरातत्व के बारे में बहुत अच्छी तरीके से सारी चीज़ें उसमें बताई गई हैं। तो आज हम उसमें हम पुरातत्व को समझेंगे। उसके एमसीक्यू 25 क्वेश्चन जो हैं उसे हम लोग सॉल्व करेंगे। तो अपनी यात्रा को हम लोग प्रारंभ करते हैं, अपने पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है, नव पुरातत्व या प्रक्रियात्मक पुरातत्व के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इसने वैज्ञानिक पद्धति, निगमनात्मक तर्क और परिकल्पना परीक्षण पर जोर दिया और यह मुख्यतः कलाकृतियों के कालक्रम और टाइपोलॉजी पर केंद्रित था। फिर कह रहा है, लुईस बिनफोर्ड इस वैचारिक क्रांति के प्रमुख प्रणेता माने जाते हैं। इसके बताइए इसमें कौन सा सही है, इसका कौन सा सही है। बताइए। इसमें से कौन सा, केवल एक और दो, एक और दो, एक और तीन, और दो और तीन, और एक दो तीन, बताइए कौन सा इसमें सही है। इसमें कह रहा है, इसने वैज्ञानिक पद्धति, निगमनात्मक तर्क और परिकल्पना परीक्षण पर जोर दिया। क्या? नव पुरातत्व या प्रक्रियात्मक पुरातत्व आर्कियोलॉजी के बारे में निम्नलिखित कथनों विचार की। इसमें जो हमारा क्या, ये हमारा जो है पेन थोड़ा सा गड़बड़ी कर रहे हैं। एक नंबर ये भी हमारा सही है। उसके बाद कह रहा है क्या, यह मुख्यतः कलाकृतियों और कालक्रम के टाइपोलॉजी, यही हमारा गलत है। लुईस बिनफोर्ड इस वैचारिक क्रांति के प्रमुख प्रणेता माने जाते हैं। तो हमारा कौन सा सही है, एक और तीन, एक और तीन। थोड़ा सा इसका एक्सप्लेन अगर कर दिया जाए, इसमें एक्सप्लेन क्या है। लुईस बिनफोर्ड द्वारा प्रतिपादित प्रक्रियात्मक पुरातत्व, प्रो क्यूजुअल आर्कियोलॉजी ने पारंपरिक कल्चर हिस्टोरिकल दृष्टिकोण को पूरी तरीके से खारिज कर दिया था। इसने इस बात पर जोर दिया कि पुरातत्व को एक कठोर विज्ञान की तरह कार्य करना चाहिए, जहां मानव व्यवहार को समझने के लिए वैज्ञानिक परिकल्पना परीक्षण का प्रयोग हो। ठीक, जहां मानव व्यवहार को समझने के लिए किसका प्रयोग हो, वैज्ञानिक परिकल्पना परीक्षण का प्रयोग हो। इसमें क्या कह रहा है, यह मुख्यतः कलाकृतियों, कालक्रम और टाइपोलॉजी पर केंद्रित था। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर अपने 2 पे। 2 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, विद्वान को सूची योगदान कथन सम्मिलित करें। सूची 1, सर मॉर्टिमर व्हीलर, गार्डन चाइल्ड, ग्लिन डैनियल, डैनियल विल्सन। सूची, द आइडिया ऑफ प्रीहिस्ट्री का लेखन किसने किया। 1851 पहली बार प्रीहिस्ट्री शब्द का प्रयोग किसने किया। अस्तर विन्यास का वैज्ञानिक प्रयोग एवं मृदभान पुरातत्व की वर्णमाला, ये किसने कहा। या फिर पुरातत्व में क्रांतियों और मार्क्सवादी दृष्टिकोण का समावेश किसने किया है, बताइए इसका आंसर क्या होगा। सर मॉर्टम व्हीलर, इन्होंने क्या कहा है, सर मॉर्टम व्हीलर ने, सर मॉर्टम व्हीलर ने क्या क्या कहा है। सर मॉर्टम व्हीलर ने यह कहा है कि अस्तर विन्यास का वैज्ञानिक प्रयोग मृदभान पुरातत्व की वर्णमाला है। तो हमारा ए का 3 हो जाता है, ए का 3। अब आते हैं वी गार्डन चाइल्ड, क्या कहते हैं। वी गार्डन चाइल्ड ने यह कहा है कि क्या, पुरातत्व में क्रांतियों और मार्क्सवादी दृष्टिकोण का समावेश की इन्होंने बात की है। फिर क्या, ग्लिन डैनियल, ग्लिन डैनियल ने क्या कहा है, ग्लिन डैनियल ने द आइडिया ऑफ हिस्ट्री का लेखन किया है। और डैनियल विल्सन ने क्या किया है, डैनियल विल्सन ने 1851 में पहली बार प्री हिस्ट्री का शब्द का प्रयोग किया था। डैनियल विल्सन ने 1851 में प्री हिस्ट्री शब्द का गढ़ा। ग्लिन डैनियल ने द आइडिया ऑफ प्री हिस्ट्री लिखी। गार्डन चाइल्ड ने पुरातत्व में सामाजिक आर्थिक क्रांतियों का सिद्धांत दिया था। ठीक, और सर मॉर्टिमर व्हीलर ने पोट्री इज द अल्फाबेट ऑफ आर्कियोलॉजी का प्रसिद्ध सिद्धांत प्रतिपादित किया था। इसमें हमारा कौन सही आ रहा है, इसमें आ रहा है ऑप्शन हमारा नंबर 1 सही आ रहा है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। 3 क्या कह रहा है, रेडियो कार्बन, कार्बन 14 डेटिंग जैसी वैज्ञानिक तकनीकों के विकास ने पुरातत्वविदों को कालक्रम स्थापित करने की पारंपरिक बाध्यता से मुक्त कर दिया। कारण, इस वैज्ञानिक प्रगति के परिणाम स्वरूप पुरातत्वविदों ने अतीत के समाजों के कैसे और क्यों का उत्तर लेखन पर अधिक ध्यान केंद्रित किया।
बताइए, ए आर दोनों सही है, आर एक सही व्याख्या है। ए आर दोनों सही है लेकिन आर एक सही व्याख्या नहीं है। ए सही है लेकिन आर गलत है। ए गलत है लेकिन आर सही है। बताइए क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर क्या होगा? इसका तो बात सही है, बात सही है। ए आर दोनों आर ए की सही व्याख्या है। क्यों है? क्योंकि कार्बन 14 डेटिंग जैसी निरपेक्ष तकनीकों के विकास ने पुरातत्वविदों को कालक्रम की चिंता से मुक्त कर दिया, जो कि पहले उनका मुख्य कार्य हुआ करता था। इसी वैज्ञानिक आधार पर न्यू आर्कियोलॉजी के उदय को प्रेरित किया, जिसने सांस्कृतिक और सामाजिक प्रक्रियाओं के विश्लेषणात्मक अध्ययन कैसे और क्यों को पुरातत्व केंद्र में लाकर खड़ा कर दिया। तो ए आर दोनों सही, आर ए की सही व्याख्या है। क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। 4 क्या कह रहे हैं? यदि एक पुरातात्विक उत्खनन में मृदा के नमूनों से परागकणों को प्राप्त कर उनका विश्लेषण किया जाता है तो यह पूरा वानस्पतिक अध्ययन क्या कहलाता है? पैलियोंटोलॉजी, प्राचीन जीव जंतुओं के विकास का अध्ययन। पैलिनोलॉजी, प्राचीन वनस्पतियों के आधार पर पूरा जलवायु का निर्माण। डेंड्रोक्रोनोलॉजी, वृक्ष वलयों के आधार पर तिथि का निर्धारण। या आर्चियोमोटेलर्जी, प्राचीन धातुकर्म अयस्क निष्कर्षण का अध्ययन क्या कहा जाता है? बताइए क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कहा जाता है? ये जो हमारा क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी में जो पेलिनोलॉजी जो होता है, प्राचीन वनस्पतियों के आधार पर पूरा जलवायु और पर्यावरण पुनर्निर्माण का अध्ययन इसमें किया जाता है। पुरातात्विक स्थलों से प्राप्त मृदा कोर, सोल कोर्स से परागकण का विश्लेषण पेलिनोलॉजी कहलाता है। यह प्राचीन पारिस्थितिकी तंत्र, जलवायु परिवर्तन और तत्कालीन वनस्पति स्वरूप के पुनर्निर्माण लिए एक अत्यंत महत्वपूर्ण वैज्ञानिक उपकरण है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5। 5 क्या कह रहा है? विभिन्न विकास परियोजनाओं जैसे बांध, राजमार्ग या शहरी निर्माण के कारण नष्ट होने के कगार पर खड़े पुरातात्विक स्थलों से ऐतिहासिक भौतिक अवशेषों को तीव्र गति सुरक्षित निकालने और उनका दस्तावेजी करने की पुरातात्विक शाखा को तकनीकी रूप से क्या कहा जाता है? प्रश्न पढ़िए, पॉज कीजिए, लगाइए, फिर आगे बढ़िए। क्या कह रहा है? विभिन्न विकास परियोजनाओं जैसे बांध, राजमार्ग या शहरी निर्माण के कारण नष्ट होने के कगार पर खड़े पुरातात्विक स्थलों से ऐतिहासिक भौतिक अवशेषों को तीव्र गति सुरक्षित निकालने और उनका दस्तावेजीकरण करने की पुरातात्विक शाखा को तकनीकी रूप से क्या कहा जाता है? एरियल आर्कियोलॉजी कहा जाता है, अंडर आर्कियोलॉजी कहा जाता है, रेस्क्यू या सॉल्वेज आर्कियोलॉजी कहा जाता है, या एथनो आर्कियोलॉजी क्या कहा जाता है इसमें? बताइए इसमें क्या कहा जाता है? ये कहा जाता है हमारा, ये कहा जाता है रेस्क्यू या सॉल्वेज आर्कियोलॉजी। क्यों कहा जाता है? सॉल्वेज पुरातत्व जो होता है इसमें विकास परियोजनाओं द्वारा उत्पन्न तत्काल खतरे के जवाब में किया जाता है एक आपातकालीन उत्खनन है। ठीक, सॉल्वेज जो पुरातत्व होता है इसका उद्देश्य उस जानकारी और पुरातत्व वस्तुओं को बचाना है जो हमेशा के लिए खो जाने वाली। इसे कमर्शियल आर्कियोलॉजी या कल्चरल रिसोर्स मैनेजमेंट CRM का भी हिस्सा माना जाता है। मान लीजिए आपसे पूछ लिया जाए कि किसे कमर्शियल आर्कियोलॉजी या कल्चरल रिसोर्स मैनेजमेंट का हिस्सा माना जाता, किसे माना जाता है? इसे सॉल्वेज पुरातत्व को, किसे? सॉल्वेज पुरातत्व, सॉल्वेज आर्कियोलॉजी को इसका हिस्सा माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है? पुरातत्व विज्ञान है या कला? इस बहस के संदर्भ में पुरातत्व अपनी सामग्री के एकत्रीकरण और विश्लेषण के में विशुद्ध रूप से वैज्ञानिक है। फिर कह रहा है भौतिक साक्ष्यों की व्याख्या करने में यह मानविकी और कला का रूप ले लेता है। पुरातत्व की सर्वाधिक सटीक रूप से क्या माना जाता है? यह केवल एक विशुद्ध प्राकृतिक विज्ञान है, या केवल इतिहास की एक कलात्मक उपशाखा है, या एक बहु अनुशासनात्मक विज्ञान है? पद्धति में वैज्ञानिक, उद्देश्य में मानवीय, इसका विज्ञान या कला से कोई संबंध नहीं, या केवल वर्णनात्मक साहित्य है? बताइए इसमें से कौन सा सही है? क्वेश्चन नंबर 6 में कौन सा सही है? क्वेश्चन नंबर 6 में सही है कौन सा? यह क्या है? यह बहु अनुशासनात्मक विज्ञान है, पद्धति में वैज्ञानिक, उद्देश्य में मानवीय है। ये कैसे? पुरातत्व डेटा संग्रहण, डेटिंग जैसे कार्बन 14 TL और रासायनिक विश्लेषण में भौतिक और रासायनिक विज्ञानों पर निर्भर रहता है। लेकिन इसका उद्देश्य, अंतिम उद्देश्य क्या होता है? प्राचीन मानव समाजों, उनकी संस्कृति और इतिहास का पुनर्निर्माण करना है, जो मानविकी का मूल है। इसलिए यह पद्धति में विज्ञान और उद्देश्य में क्या है? मानविकी है। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है? 7 कह रहा है जेम्स प्रिंसेप द्वारा 1837 में ब्राह्मी लिपि के सफल उद्वाचन में किस पुरातात्विक स्रोत ने रोसेटा स्टोन के समान एक द्विभाषी कुंजी के रूप में कार्य किया? बताइए, पॉज कीजिए, पढ़िए, फिर लगाइए, फिर आगे बढ़िए। ये बहुत कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, बहुत हाई लेवल क्वेश्चन है, बिना आपकी अच्छी तैयारी से आप इसे हल नहीं कर पाएंगे। ठीक, तो आप हमसे जुड़िए, जो आपके साथी उन्हें भी बताइए कि हाँ कि अगर मैं कुछ बेहतर तरीके से आपके पास ला रहा हूँ तो जुड़िए, चैनल सब्सक्राइब करवाइए, कमेंट लोग करें,
लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, जिससे मेरा हौसला बढ़ेगा और मैं बेहतर तरीके से अपने इस चैनल पे चीज़ें कर सकूं। इसका आंसर बताइए। अशोक के द्विभाषिक कंधार रॉक एडिक्ट्स यूनानी और आरामी से आर्मेइक बोला जाता है। कनिष्क के रप्तक अभिलेख बैक्ट्रियन और यूनानी। हिंदुवन शासकों के द्विभाषिक सिक्के अगाथोक्लीज और पेंटालियन या रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख संस्कृत और प्राकृत। बताइए क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर क्या होगा। 7 का आंसर सही उत्तर होगा क्या, 7 का सही उत्तर होगा सी, हिंदी एवं शासकीय द्विभाषिक सिक्के अगाथोक्लीज और पेंटालियन। अब इस पे थोड़ा सा इसका वो देख लेते हैं क्या है। जेम्स प्रिंसम ने क्रिश्चियन लॉसेन की सहायता से अगाथोक्लीज जैसे इंडो बैक्ट्रियन शासकों के द्विभाषिक सिक्कों का उपयोग किया। ठीक, इन सिक्कों पर यूनानी और ब्राह्मी खरोष्टी दोनों के समान नामांकित है, जिसने ब्राह्मी लिपि के अक्षरों को पहचानने की ऐतिहासिक कुंजी प्रदान किया। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है। पुरातात्विक स्रोतों की सीमाओं के संदर्भ में टैफोनोमिक प्रक्रियाओं टैफोमोनिक प्रोसेस का क्या अर्थ है। चलिए बताइए। यह प्रक्रिया जिसमें प्राचीन समाजों में मृत भांडों को पकाया और रंगा जाता था। प्राकृतिक और सांस्कृतिक कारकों की वह श्रृंखला जो किसी वस्तु के प्रत्याग से लेकर उसके पुरातात्विक रिकॉर्ड बनने तक उसे प्रभावित करती है। अभिलेखों और सिक्कों के तुलनात्मक अध्ययन द्वारा सापेक्ष कार्यक्रम स्थापित करने की विधि थी। या उत्खनन के दौरान कलाकृतियों को रासायनिक लेप द्वारा संरक्षित करने की तकनीक थी। बताइए इसका क्या अर्थ है। पुरातात्विक स्रोतों की सीमाओं के संदर्भ में टैफोनोमिक प्रक्रियाओं का क्या अर्थ है। बताइए इसका अर्थ है हमारा क्या, इसका अर्थ है प्राकृतिक सांस्कृतिक कारकों की वह श्रृंखला जो किसी वस्तु के परित्याग से लेकर उसके पुरातात्विक रिकॉर्ड बनने तक उसे प्रभावित करती है। ठीक, टैफोनॉमी वह विज्ञान है जो भौतिक अवशेषों के क्षय, दफन होने और जीवाश्म बनने की प्रक्रिया का अध्ययन करता है। यह समझने के लिए आवश्यक कि वर्तमान में प्राप्त पुरावस्तु मूल अवस्था में कितनी अलग हो चुकी हैं और किन प्राकृतिक कारकों ने उन्हें प्रभावित किया है। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है। सिक्कों को पुरातात्विक स्रोत के रूप में उपयोग करते समय किसी निधि के विश्लेषण में काल निर्धारण के लिए कौन सा सिद्धांत सर्वाधिक प्रमाणिक माना जाता है। सिक्कों को पुरातात्विक स्रोत के उपयोग करते समय किसी निधि के विश्लेषण में काल निर्धारण के लिए कौन सा सिद्धांत सर्वाधिक प्रमाणिक माना जाता है। एक निधि में पाए गए सभी सिक्के अनिवार्य रूप से एक वर्ष में ढाले गए होते हैं। किसी निधि में सबसे नवीनतम सिक्का उस निधि के जमा किए जाने की टर्मियस पोस्ट क्वेम तिथि प्रदान करता है। निधि में सोने के सिक्कों की उपस्थिति यह प्रमाणित करती है कि वह समाज पूर्णतः साक्षर था। निधि में सिक्कों का वजन सीधे राजा के शासनकाल की अवधि वर्षों में दर्शाता है। बताइए इसका क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर कौन सा सही है, कौन सही है। देखिए इसके बारे में थोड़ा सा बता दूं। जैसे मुद्रा शास्त्र में टर्मिनस पोस्ट क्लेम क्या कहता है। टर्मिनस पोस्ट क्लेम का सिद्धांत अत्यधिक प्रमाणिक है। यदि किसी निधि में प्राप्त सबसे नवीनतम सिक्का 300 ईस्वी या इसका स्पष्ट अर्थ है कि यह निधि 300 ईस्वी के बाद ही दफनाई गई होगी, क्योंकि वह सिक्का उससे पहले अस्तित्व में था ही नहीं। ठीक, तो इसका हमारा आंसर क्या होगा। ये ऑप्शन नंबर बी सही होगा। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। 10 क्या कह रहा है। सर मोर्टिमर व्हीलर के दृष्टिकोण से क्षैतिज उत्खनन और लंबवत उत्खनन की तुलनात्मक उपयोगिता के बारे में कौन सा कथन सर्वाधिक उपयुक्त है। बताइए कौन सा कथन सर्वाधिक उपयुक्त है। बताइए कह रहा है लंबवत उत्खनन स्थल के संपूर्ण सामाजिक लेआउट को प्रकट करता है, जबकि क्षैतिज केवल कालक्रम बताता है। लंबवत उत्खनन संस्कृतियों का अनुक्रम कालक्रम स्थापित करता है। क्षैतिज उत्खनन एक विशिष्ट कालखंड का संपूर्ण सामाजिक आर्थिक पर्यावरण उजागर करता है। क्षैतिज उत्खनन मुख्यतः स्तर विन्यास के अध्ययन के लिए प्रयोग होता है। दोनों पद्धतियां समान है, ना तो कालक्रम और ना ही बस्ती का विन्यास पता चलता है। बताइए इसका कौन सा सही है। इसका सही क्या है। ऑप्शन नंबर बी। बी क्यों सही है। सर मोर्टम व्हीलर ने स्पष्ट रूप से परिभाषित किया था कि किसी अज्ञात स्तर पर पहले कालक्रम जानने के लिए लंबवत खुदाई की जाती है, फिर उसकी किसी विशिष्ट परत काल के लिए विस्तृत अध्ययन हेतु क्षैतिज खुदाई की जाती है। ठीक, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। 11 क्या कह रहा है। व्हीलर केनियन बॉक्स ग्रिड पद्धति में उत्खनन स्थल को वर्गाकार खाइयों में विभाजित किया जाता है और उनके बीच मिट्टी की दीवारें छोड़ दी जाती हैं। इन बॉक्स को छोड़ने का मुख्य पुरातात्विक उद्देश्य क्या होता है। उत्खननकर्ताओं को साइट पर चलने के लिए सुगम रास्ता प्रदान करना, बारिश का पानी रोकना, लंबवत स्तर विन्यास के प्रोफाइल को संरक्षित करना ताकि परतों के क्रम को स्पष्ट रूप से देखा, मिलाया और प्रलेखित किया जा सके, मूल्यवान कलाकृतियों को मजदूरों की नज़र से छिपाकर सुरक्षित रखना,
उत्खनन स्थल की मिट्टी को खिसकने से रोकने के लिए यांत्रिक सहारा देना। बताइए इसमें से कौन सा सही है? इसमें कह रहा छोड़ने का मुख्य पुरातात्विक उद्देश्य कौन सा है? बताइए इसमें से कौन सा है? इसमें जो व्हीलर कैनियन बॉक्स ग्रिड पद्धति में छोड़ी गई मिट्टी की दीवारें परतों का एक लंबवत रिकॉर्ड सुरक्षित रखती है। क्या? परतों का एक लंबवत सुरक्षित रिकॉर्ड रखती है। इससे उत्खननकर्ता पूरे स्तर पर विभिन्न परतों के जमाव को एक दूसरे से जोड़ कर वैज्ञानिक दस्तावेजीकरण कर सकते हैं। क्या? वैज्ञानिक दस्तावेजीकरण कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या है? ये है, बी है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 12। 12 क्या कह रहा है? जटिल और बहुस्तरीय शहरी पुरातात्विक स्थलों के उत्खनन के दौरान विभिन्न स्तरों के बीच त्रिआयामी अनुक्रमिक संबंधों को आरेखित करने के लिए 1973 में विकसित किस उपकरण विधि का प्रयोग किया जाता था? कार्बन डेटिंग मैट्रिक्स, हैरिस मैट्रिक्स, टोपोग्राफिकल ग्रिड, पिट रिवर्स अनुक्रम। बताइए कौन सा किया जाता? क्वेश्चन नंबर 12 का क्या किया जाता था? क्वेश्चन नंबर 12 में जिसे 1973 में विकसित हैरिस मैट्रिक्स पुरातात्विक स्तर विन्यास को रिकॉर्ड करने एक मानकीकृत प्रणाली थी। क्या थी? मानकीकृत प्रणाली थी। ये थी हैरिस मैट्रिक्स। क्या थी? एक मानकीकृत प्रणाली थी। यह जटिल शहरी स्थलों पर खोदे गए गड्ढों, दीवारों, परतों के कालानुक्रमिक अनुक्रम को त्रिआयामी, जिसे क्या कहते हैं 3D नेटवर्क डायग्राम के रूप में दर्शाने की अनुमति देता था। आते क्वेश्चन नंबर 13। 13 क्या कह रहा है? स्तर विन्यास सिद्धांत के अनुसार सामान्यतः सबसे निचली परत सबसे प्राचीन होती है, लेकिन व्युत्क्रम स्तर विन्यास रिवर्स स्ट्रेटिग्राफी की स्थिति कब उत्पन्न हो सकती है? बताइए इसका आंसर बताइए। इसका आंसर बताइए। 13 का आंसर क्या है? जब उत्खननकर्ता बॉक्स ग्रिड पद्धति का प्रयोग न करके सीधे ओपन एरिया उत्खनन करते हैं। जब किसी स्थल पर कोई प्राकृतिक आपदा जैसे बाढ़ आती है जो नए स्तरों को बनने से रोक देती है। जब बाद के निवासियों द्वारा गहरे गड्ढे खोदे जाते हैं या जानवरों द्वारा बिल बनाए जाते हैं जिससे पुरानी परतों की सामग्री नई ऊपरी परतों में आ जाती है। जब मिट्टी की अम्लीयता बहुत अधिक होती है जिससे सभी कार्बनिक अवशोषण नष्ट हो जाते हैं। बताइए इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? क्वेश्चन नंबर सी का आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर ये होगा, सी होगा। क्यों सी क्यों होगा? क्योंकि लॉ ऑफ सुपरपोजिशन के विपरीत मानव जनित गतिविधियां जैसे कूड़ा फेंकने के लिए गड्ढा खोदना या जीव जंतुओं के बिल बनाने से निचली पुरानी परत की पुरा वस्तुएं ऊपर आ जाती हैं। इस पुरातत्व में क्या व्युत्क्रम स्तर विन्यास कहा जाता है, जिसे क्या कहा जाता है? पुरातत्व में व्युत्क्रम स्तर में जिसे रिवर्स स्ट्रेटिग्राफी कहा जाता है। ठीक। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 14। आप पूर्वी अफ्रीका के रिफ्ट वैली में उत्खनन कर रहे हैं। ज्वालामुखी राख की दो परतों के ठीक बीच में एक प्रारंभिक होमिनिड जीवाश्म मिलता है। उसकी अनुमानित आयु 15 से 20 लाख वर्ष है। इसकी सटीक निरपेक्ष स्थिति के लिए कौन सी काल निर्धारण तकनीक उपयोग करेंगे? रेडियो कार्बन डेटिंग या थर्मोल्यूमिनिसेंस डेटिंग या फिर पोटेशियम आर्गन डेटिंग या डेंड्रोक्रोनोलॉजी? बताइए बताइए इसमें कौन सा आप करेंगे? इसमें कौन सा करेंगे? इसमें कौन सा करेंगे? इसमें करेंगे कौन सा? पोटेशियम आर्गन डेटिंग। क्यों करेंगे? क्योंकि 1 लाख वर्ष लेकर 4 बिलियन वर्ष पुरानी ज्वालामुखी चट्टानों के निरपेक्ष काल निर्धारण के लिए क्या ये जो पोटेशियम आर्गन डेटिंग है इस तकनीक का उपयोग किया जाता है। चूंकि कार्बन 14 की सीमा कितना है? 60,000 तक है लगभग। इसलिए 15 से 20 लाख वर्ष पुराने होमिनिड जीवाश्मों की आयु निर्धारित करने के लिए पोटेशियम आर्गन डेटिंग ही एकमात्र प्रमाणिक विधि है। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है? 15 कह रहा है मृदभांडों के निरपेक्ष काल निर्धारण के लिए थर्मोल्यूमिनिसेंस तकनीक का प्रयोग किया जाता है। इस तकनीक में जीरोइंग प्रक्रिया का क्या अर्थ है? मिट्टी को पानी में गूंथते समय सभी रेडियोधर्मी तत्व शून्य हो जाते हैं। जब मृदभांड में 500 डिग्री से अधिक तापमान पर पकाया जाए तब उसमें फंसे इलेक्ट्रॉन प्रकाश के रूप में मुक्त हो गए और रेडियोधर्मी संचय की घड़ी शून्य हो गई। प्रयोगशाला में मृदभांड को 0 डिग्री सेल्सियस पर जमा करके उसके कार्बन 6 की गणना करना या फिर मृदभांड पर उकेरे गए शून्य के ज्यामितीय आकारों की टाइपोलॉजी का अध्ययन करना। इसमें जीरोइंग प्रक्रिया का क्या अर्थ है? बताइए जीरोइंग प्रक्रिया का क्या अर्थ है? 15 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्या कह रहा है? इसका आंसर होगा हमारा क्या? इसका आंसर हमारा होगा क्या? बी। क्यों होगा बी? क्योंकि थर्मोल्यूमिनिसेंस डेटिंग में जीरोइंग इवेंट का वह क्षण होता है जब मृदभांड को पहली बार आग में पकाया गया है
उच्च ताप के कारण पूर्व में संचित सभी इलेक्ट्रॉन मुक्त हो जाते हैं और रेडियोधर्मी घड़ी शून्य हो जाती। इसके बाद संचित विकिरण की गणना कर वर्तमान में उसकी आयु ज्ञात की जाती है। क्वेश्चन नंबर 16, तुलनात्मक काल निर्धारण में डेंड्रोक्रोनोलॉजी और रेडियो कार्बन डेटिंग के बीच क्या सहसंबंध है? डेंड्रोक्रोनोलॉजी केवल पत्थरों के आयु के लिए, जबकि कार्बन 14 केवल धातुओं के लिए है। डेंड्रोक्रोनोलॉजी वृक्ष वाले काल निर्धारण का उपयोग कार्बन 14 डेटिंग के परिणामों को कैलिब्रेट करके तिथियों को अधिक सटीक बनाने के लिए होता है। या फिर कार्बन 14 डेटिंग डेंड्रोक्रोनोलॉजी की तुलना में अधिक प्राचीन लाखों वर्ष पुरानी वस्तुओं की तिथि बता सकती है। या फिर इन दोनों तकनीकों का आपस में कोई वैज्ञानिक संबंध या तुलनात्मक उपयोग नहीं है। बताइए क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर क्या होगा? क्या कह रहा है इसमें? डेंड्रोक्रोनोलॉजी वृक्ष वलय काल निर्धारण का उपयोग कार्बन 14 डेटिंग के परिणामों को कैलिब्रेट करके तिथियों को अधिक सटीक बनाने के लिए होता है। ठीक, चूंकि अतीत में वायुमंडल में कार्बन 14 की सांद्रता में उतार चढ़ाव आता है, इसलिए कार्बन 14 तिथियां कैलेंडर वर्षों के में बिल्कुल बराबर नहीं होती। डेंड्रोक्रोनोलॉजी वृक्षों के वार्षिक वलयों का अध्ययन एक पूर्णतः सटीक निरपेक्ष तिथि प्रदान करती है, जिसका उपयोग कार्बन 14 तिथियों को सुधारने के लिए एक मानकीकृत पैमाने के रूप में किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है? 17 कह रहा है विलार्ड लिब्बी द्वारा विकसित रेडियो कार्बन डेटिंग तकनीक की सीमाओं के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन असत्य है? क्या कह रहा है? कौन सा कथन असत्य है? कौन सा कथन असत्य है? क्या कह रहा है? यह केवल कार्बनिक पदार्थों, लकड़ी, हड्डी, चारकोल पर लागू होती है। कार्बन 14 का अर्ध आयु काल लगभग 5730 वर्ष होता है। यह तकनीक 10 लाख वर्ष से अधिक पुरानी डायनासोर की अस्थियों की आयु का सटीक निर्धारण कर सकती है। जब कोई जीव मर जाता है तो उसमें पर्यावरण से नए कार्बन 14 का अवशोषण बंद हो जाता है। बताइए क्वेश्चन नंबर 17 का कौन सा गलत है? असत्य कह रहा है। इसका क्या है? असत्य क्या है? ये असत्य। यह तकनीक 10 लाख वर्ष से अधिक पुराने डायनासोर की अस्थियों की आयु का सटीक निर्धारण कर सकती है। ठीक, क्या सटीक निर्धारण कर सकती है? यही गलत है। विलार्ड लिब्बी द्वारा आविष्कृत रेडियो कार्बन 14 डेटिंग तकनीक की अधिकतम वैज्ञानिक सीमा कितना है? लगभग 50,000 से 60,000 वर्ष है। इसके बाद कार्बन 14 का क्षय इतना अधिक हो जाता है कि उसे मापना असंभव हो जाता है। 10 लाख वर्ष पुरानी अस्थियों के लिए इसका उपयोग बिल्कुल नहीं किया जाता। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है? काल निर्धारण पद्धतियों के वर्गीकरण में निम्नलिखित में कौन सी एक सापेक्ष काल निर्धारण की तकनीक नहीं है, बल्कि निरपेक्ष परम काल निर्धारण की तकनीक है? इसमें परम काल निर्धारण की तकनीक कौन सी है भैया? परम काल निर्धारण की टाइपोलॉजी है, क्रॉस डेटिंग है, फ्लोरीन परीक्षण या इलेक्ट्रॉन स्पिन रेजोनेंस है। बताइए क्वेश्चन नंबर 18 का कौन सही है? क्वेश्चन नंबर 18 कौन सही है हमारा? क्वेश्चन नंबर 18 का ये सही है। क्या इलेक्ट्रॉन स्पिन रेजोनेंस जो होता है, जिसे ईसीआर बोला जाता है, इलेक्ट्रॉन स्पिन रेजोनेंस ईएसआर इसे बोला जाता है, टाइपोलॉजी, क्रॉस डेटिंग और फ्लोरीन परीक्षण के सभी सापेक्ष काल निर्धारण तकनीकें हैं जो केवल यह बताती है कौन सी वस्तुएं किससे पुरानी है, जबकि इलेक्ट्रॉन स्पिन रेजोनेंस, कार्बन 14 और थर्मोल्यूमिनेसेंस निरपेक्ष काल निर्धारण तकनीक जो वर्षों में एक सटीक गणितीय आयु प्रदान करती हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही है। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है? पैलियो मैग्नेटिज्म पूरा चुंबकत्व डेटिंग तकनीक का मूल सिद्धांत किस प्राकृतिक परिघटना पर आधारित है? ज्वालामुखी चट्टानों या पकाई गई मिट्टी में लौह कणों का पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के ऐतिहासिक उल्टेपन के अनुसार संरेखित हो जाना, पृथ्वी की धुरी के झुकाव के कारण कार्बनिक पदार्थों में चुंबकीय ऊर्जा का ह्रास होना, प्राचीन सिक्कों में मौजूद चांदी और तांबे के चुंबकीय गुणों का समय के साथ लुप्त होना, महासागरों के जल स्तर में परिवर्तन के कारण पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल में भिन्नता आना। बताइए इसमें से कौन सा सही है? पैलियो मैग्नेटिज्म पुरा चुंबकत्व डेटिंग तकनीक का मूल सिद्धांत किस प्राकृतिक परिघटना पर आधारित होता है? बताइए ये आधारित होता है किससे? ये ज्वालामुखी चट्टानों या पकाई गई मिट्टी में लौह कणों का पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के ऐतिहासिक उल्टेपन के अनुसार संरेखित हो जाता है। ठीक, पैलियो मैग्नेटिज्म इस वैज्ञानिक सिद्धांत पर आधारित है कि पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुव समय समय पर अपनी दिशा बदलते रहते हैं। जबकि ज्वालामुखी का लावा ठंडा होता है या मिट्टी पकाई जाती है तो उनमें मौजूद लौह चुंबकीय कण तत्कालीन चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में अस्थायी रूप से क्या फ्रीज हो जाते हैं, जो कालक्रम तय करने में मदद करते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहे हैं हमारा? 20 कह रहा है सर जॉन मार्शल और सर मॉर्टिमर व्हीलर की उत्खनन पद्धतियों के बीच महत्वपूर्ण तुलनात्मक अंतर।
महत्वपूर्ण तुलनात्मक अंतर क्या था? मार्शल ने केवल दक्षिण भारत में कार्य किया जबकि व्हीलर ने उत्तर पश्चिम भारत में। मार्शल की पद्धति मुख्यतः क्षैतिज थी जिसमें कृत्रिम स्तरों के स्तर विन्यास का नष्ट होता था, जबकि व्हीलर ने वैज्ञानिक बॉक्स ग्रिड पद्धति कड़ाई से लागू की। मार्शल ने केवल सिक्कों का अध्ययन किया जबकि व्हीलर ने केवल पाषाण उपकरणों का। मार्शल ने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना की जबकि व्हीलर ने उसे समाप्त कर दिया। बताइए इसमें क्वेश्चन नंबर 20 का कौन सा, इसमें जो तुलनात्मक अंतर है कौन सा है? ये तुलनात्मक अंतर कौन सा है? बी वाला है। क्योंकि बी वाला क्यों है? सर जॉन मार्शल ने हड़प्पा में कृत्रिम स्तरों के आधार पर खुदाई की जिससे प्राकृतिक अनुक्रम नष्ट हो गया, जबकि मार्टिन व्हीलर ने महान सुधार करते हुए भारत में बॉक्स ग्रिड और कठोर प्राकृतिक स्तरीकृत अनुक्रम की वैज्ञानिक अवधारणा को लागू किया और अरिकामेडू और तक्षशिला में इसका सफल परीक्षण किया। क्वेश्चन नंबर 21 क्या कह रहा है? भारत में अंडर वाटर आर्कियोलॉजी के जनक रूप में किसे जाना जाता है, जिसे मुख्यतः गुजरात तट पर द्वारका के जलमग्न अवशेषों के अन्वेषण में ऐतिहासिक योगदान दिया? बताइए कौन? दयारा साहनी, आर डी बनर्जी, एस आर राव, बीबी लाल। ये होंगे हमारे कौन? एस आर राव। कौन? एस आर राव। एस आर राव भारत में समुद्री पुरातत्व का पितामह माना जाता है। उन्होंने नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशनोग्राफी के सहयोग से भारत में इस शाखा की शुरुआत की और गुजरात के तट पर द्वारका के जलमग्न ऐतिहासिक अवशेषों की महत्वपूर्ण खोज की। क्वेश्चन नंबर 22 क्या कह रहा है? भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के प्रथम महानिदेशक सर अलेक्जेंडर कनिंघम के अन्वेषण पद्धति की सबसे बड़ी विशेषता और सीमा क्या थी? उनकी पद्धति पूरी तरह से उपग्रह इमेजरी पर आधारित थी। उनका अन्वेषण मुख्यतः चीनी बौद्ध यात्रियों के वृत्तांतों पर आधारित था, जिससे वे मुख्यतः बौद्ध स्थलों तक ही सीमित रहे और प्रागैतिहासिक स्थलों का महत्व नहीं समझ पाए। उन्होंने केवल पाषाण युगीन गुफाओं पर ध्यान केंद्रित किया। उन्होंने भारत में पहली बार रेडियो कार्बन डेटिंग का प्रयोग किया। बताइए इसमें से 22 क्वेश्चन नंबर 22 का कौन सही है? क्वेश्चन नंबर 22 का कौन सा? क्वेश्चन नंबर 22 का सही है क्या? ये बी। बी क्यों सही है? क्योंकि अलेक्जेंडर कनिंघम ने भारत में पुरातत्व की नींव रखी थी और ग्रंथों विशेषकर चीनी यात्रियों के विवरण के आधार पर कई ऐतिहासिक स्थलों को खोजा था, परंतु उनका यह ग्रंथ आधारित दृष्टिकोण ही उनकी सबसे बड़ी सीमा बन गया, जिसके कारण वे हड़प्पा से प्राप्त मुहर के प्रागैतिहासिक महत्व को आकलन करने में क्या विफल रहे थे। ठीक, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 23। हिंदी माध्यम में पुरातात्विक अध्ययन को समृद्ध करने वाले प्रतिष्ठित संदर्भ ग्रंथ पुरातत्व विमर्श के लेखक कौन है, जिसमें पुरातात्विक पद्धतियों और मध्य पाषाणिक स्थलों जैसे सराहनार्ह मादा का गहन विश्लेषण किया गया? डॉक्टर एच डी संकालिया का, डॉक्टर वी एन मिश्र का, या डॉक्टर जयनारायण पांडे का, या डॉक्टर बीपी सिन्हा का? बताइए पुरातत्व विमर्श किसकी रचना है? पुरातत्व विमर्श ये इलाहाबाद विश्वविद्यालय में जो लड़के आर्कियोलॉजी या फिर प्राचीन इतिहास पढ़ते हैं ये पुस्तक जरूर लेते हैं। ये डॉक्टर जयनारायण पांडे की पुस्तक है जो हिंदी माध्यम के शोधकर्ताओं के लिए मील का पत्थर है। डॉक्टर जयनारायण पांडे द्वारा लिखित इस पुस्तक में पुरातात्विक पद्धति जैसे उत्खनन काल निर्धारण भारत के मध्य पाषाणिक स्थलों का अत्यंत विश्लेषणात्मक विवरण दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 24 क्या कह रहा है? 24 कह रहा है हमारा, यदि आपके अमेजन या मध्य अमेरिका के घने वर्षावनों के नीचे छिपे प्राचीन माया सभ्यता का खंडहरों का 3D स्थलाकृति मानचित्र तैयार करना है तो आप किस गैर आक्रामक रिमोट सेंसिंग तकनीक का उपयोग करेंगे जो पेड़ों की छतरी को भेद कर पृथ्वी की सतह को माप सकती है? लिडार टेक्नोलॉजी, ग्राउंड पेंटेनिंग रडार, थर्मोल्यूमिनेसेंस, कार्बन 14 इमेजिंग। बताइए इसमें कौन सा यूज करेंगे? इसमें हम क्या यूज करेंगे? ये करेंगे हम कौन सा? लिडार, लाइट डिटेक्शन एंड रैंगिंग। क्यों? लिडार एक क्रांतिकारी रिमोट सेंसिंग उपकरण है जो हवाई सर्वेक्षण के दौरान घने जंगलों की छतरी को भेद कर नीचे की सतह का अत्यंत सटीक 3D टोपोग्राफिक मैप बना सकता है। इसी तकनीक ने माया सभ्यता जैसे वन आच्छादित पुरातात्विक स्थलों की खोज में क्रांति ला दी। क्वेश्चन नंबर 25 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है, ग्राउंड पेनेट्रिंग रडार जीपीआर और लिडार के बीच तुलनात्मक अंतर को स्पष्ट करने वाला कौन सा कथन सर्वाधिक वैज्ञानिक है? जीपीआर का उपयोग पानी के भीतर संरचनाओं के लिए होता है, लिडार का केवल भूमिगत गुफाओं के लिए। लिडार लेजर प्रकाश के सतह के उच्च रिजोल्यूशन 3D मॉडल बनाता है। वनस्पति को भेद कर जीपीआर विद्युत चुंबकीय तरंगों के सतह के नीचे दबी संरचनाओं और विसंगतियों का पता लगाता है। जीपीआर एक निरपेक्ष काल निर्धारण विधि है जबकि लिडार सापेक्ष काल निर्धारण विधि है। दोनों तकनीकें पूरी तरह समान है और दोनों केवल वायुयानों से संचालित होती हैं। बताइए इसमें से कौन सा सही है?
इसमें से कौन सा कथन सर्वाधिक वैज्ञानिक है? ये हमारा कौन सा, ये कह रहा है लिडार लेजर प्रकाश से सतह के उच्च रिजोल्यूशन 3D मॉडल बनाता है वनस्पति को भेद कर, जबकि जीपीआर विद्युत चुंबकीय तरंगों से सतह के नीचे दबी संरचनाओं और विसंगतियों का क्या पता लगाता है। ठीक, रडार तरंगों का उपयोग करता है जीपीआर, जो जमीन के अंदर जाकर दबी संरचनाओं का मानचित्र बनाता है। तो हमारा ये 25 क्वेश्चन हमारा कंप्लीट होता है दोस्तों। तो हमारा यूनिट जो है हायर में, जो यूनिट 2 है, पुरातत्व से रिलेटेड सारी चीज़ें हैं, उत्खनन विधि और क्या क्या चीज़ें उससे रिलेटेड, ये हमारा एमसीक्यू था। तो ये हमारा कंप्लीट होता है दोस्तों। कल हम आपसे मिलते हैं यूनिट नंबर 3 के क्वेश्चन को लेकर, यूनिट नंबर 3 के क्वेश्चन को लेकर मिलेंगे आप लोगों से। तब तक के लिए आप लोगों से हम चाहते हैं अलविदा। तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार। अब मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।